हाँ जी, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं टैक्स के बारे में। टैक्स जिससे चलती है सरकार। तो आप सभी हैरान हो गए कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। तो वो सभी पैसा आता है टैक्स से। टैक्स कौन देता है? जनता देती है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स ये एक पेमेंट है जो मल्टीपल लेवल्स पे काम आती है सरकार के लिए। किसके लिए काम आती है? मल्टीपल, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ नेशन, बेटरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल, बिल्डिंग, सड़कें, इन सभी को अच्छा बनाने के लिए, और सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए, और जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, जैसे अभी कोई भी महामारी चलती है या कोई बाढ़ आ जाती है, और अगर जैसे अभी वायरस का दौर चल रहा है कोरोना का, तो इन सभी को टैकल करने के लिए सरकार के पास चाहिए पैसा। तो वो सभी पैसा आता है सरकार के पास टैक्स से। वो टैक्स कौन देता है? हम सिटीज़न देते हैं। तो जितना भी टैक्स सरकार लगाती है तो अपने सिटीजन्स को, तो वो इनकम पे लगाती है। जितनी भी उनकी इनकम, कैपिटल गेन्स होते हैं उन पे, तो वो होता है कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। वैसे ये टैक्स का सिस्टम बहुत पुराना है। पहले राजा महाराजा होते थे तो वो लगान लेते थे। तो अभी जो बार्टर सिस्टम है वो नहीं है, वो करेंसी सिस्टम है। तो इसमें सरकार जो भी है, मौजूदा सरकार है, उसको अपना जो राजतंत्र चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा आता है टैक्स से। तो इससे कोशिश करती है जो भी अच्छी सरकारें होती हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठा सके, एजुकेशन को बढ़िया बना सके, और हेल्थ को जो सिस्टम है उसे अच्छा बना सके। तो जो अथॉरिटी है टैक्स लगाने के लिए, वो आती है सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान से। वो ही सरकार को पावर्स एलोकेट करते हैं कि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को वो अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है टैक्स लगा सकती हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये टैक्स है, इनकी टाइप्स है। पहली टाइप्स जो है डायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली पेड करना होता है सरकार को। वो किसी के लिए भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल, किसी आम इंसान के लिए, या कोई लीगल आइडेंटिटी, जैसे हमने पहले पढ़ा, बिजनेस हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। इन सभी के लिए जो जितनी भी इनकी इनकम है, इन सभी को टैक्स देना होगा। तो वो टैक्स जाएगा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी एक बंदे ने टैक्स देना है तो वो उसका टैक्स उसी को देना होगा, कोई दूसरा नहीं देगा। अगर ABC कंपनी का टैक्स है तो वो ABC कंपनी ही पे करेगी, वो कोई XYZ कंपनी पे नहीं करेगी, उन्हीं को देना होगा। तो ये ही है सिस्टम डायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये एक पब्लिक फंड रेजिंग है जिसे जितना भी है सरकार चलती है। तो आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा है इनकम टैक्स। ये बहुत फेमस टैक्स है। तो पहले ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और आगे आगे सरकार जो है CBDT है वो इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाती है, सो दैट आम पब्लिक, जो कोई भी इंडिविजुअल है वो टैक्स पे करना चाहता है, तो वो बिना किसी की हेल्प से वो टैक्स खुद भी जो सबमिट कर सके। तो इनकम टैक्स सभी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को पे करना होगा। तो ये होता है जितनी भी उनकी अर्निंग और गेंस होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान। तो जो उनकी जो अर्निंग हो सकती है वो दोनों टाइप की हो सकती है, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल है जो उस बंदे ने एक्चुअल में पैसे कमाए हैं, नोशनल है जो एस्टिमेटेड अमाउंट है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है टैक्स के जो रेट और टैक्स के स्लैब्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को लगने वाले हैं। तो हायर इनकम पे हायर स्लैब लगेंगे और लोअर इनकम पे लोअर स्लैब लगेंगे। ये जो स्लैब्स हैं वो हर साल चेंज होते हैं। अगर किसी बंदे की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उस पर हायर स्लैब लगेंगे, उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। अगर किसी की कम है तो वो उसके लिए टैक्स कम होगा।
तो ये वेरी करेगा हर एक इंसान की इनकम टू इनकम और टाइम टू टाइम। तो ऐसा नहीं है कि सभी को सेम टैक्स देना होगा। तो इसमें सरकार की ओर से कुछ टैक्स रिबेट्स भी और बेनिफिट भी दिए जाते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप है, तो उनको कलेक्शन के लिए सरकार की ओर से कुछ इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं, सो दैट वो उनको अवेल करते हुए उनमें इन्वेस्ट करे पैसे और अपने टैक्स से अपनी अमाउंट को जो रिबेट ले सके। जैसे कुछ सेक्शन है 80C 80D 80CCC, इनमें अगर इनके अकॉर्डिंगली अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो वाली अमाउंट जितनी भी हर साल डिस्क्राइब्ड होती है वो उसको टैक्स स्लैब से बाहर किया जाता है। तो वो उनकी जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रॉस इनकम से उनको निकाल दिया जाता है उस अमाउंट को, और रिड्यूस करने के बाद जो एंड में इनकम टैक्सेबल बचती है तो वो उस पर जो टैक्स के स्लैब है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो अभी आगे देखते हैं। तो आगे टैक्स के जो कौन कौन सी इनकम्स हैं वो टैक्स में इंक्लूड होगी टैक्सेशन के लिए। सबसे पहले तो जो इनकम होगी सैलरी से जो पेंशन से, मतलब किसी की भी सैलरी से या पेंशन से अगर इनकम आती है तो वो टैक्स के अकॉर्डिंगली जितने भी अलाउंस प्रिक्विजिट प्रॉफिट जितना भी उन्हें मिल रहा है तो वो टैक्स के लिए टैक्सेबल इनकम में कंक्लूड होगी। और दूसरा, अगर किसी के सैलरी नहीं है और पेंशन नहीं है लेकिन हर एक इंसान कोई ना कोई काम तो करता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का प्रोफेशन हो सकता है, वहाँ से जितने भी पैसे वो बचाएंगे तो वो इनकम टैक्स के लिए कंपटीशन के लिए उनको कंक्लूड किया जाएगा। और तीसरा जो है हाउस प्रॉपर्टी का, हमारे यहाँ पे ट्रेंड है जैसे कुछ लोगों के 2-2 3-3 घर होते हैं, तो जिस घर में वो मेनली रह रहे हैं तो उसको छोड़ के जो दूसरा घर होगा तो उस पे जो हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो देना होगा, वो उनको कंक्लूड किया जाएगा इनकम टैक्स से। तो चाहे वो रेंट पे है या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड और या वो फ्री है, मतलब नहीं यूज़ में आ रहा, तो उनको ऐसा नहीं है कि अगर सैलरी वाला बंदा तो उसको सिर्फ सैलरी से ही देना पड़ेगा। अगर सैलरी वाले बंदे का पार्ट टाइम बिजनेस है तो इन दोनों की इनकम को टोटल कर लिया जाएगा। अगर इस बंदे का सैलरी वाले के 2 मकान है तो रेंट पे है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो वो इनकी ईमानदारी है, ये सब कुछ शो करते हैं सरकार को या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अदर सोर्सेज से जो इनकम आती है। जो भी हम पैसे कमाते हैं हम सभी जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक में हम सबके होते हैं सेविंग अकाउंट, और बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते तो हम बना देते हैं एफडी पे भी इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग पे भी मिलता है। और अगर वो टैक्सेबल इनकम अगर वो इनकम टैक्स के करीब पहुंच जाती है तो उस पर बैंक टैक्स काटता है, तो वो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन में कंक्लूड होता है। तो इनकम अगर आप लेते हैं लॉटरी, किसी किस्म की बैटिंग और हॉर्स रेस से, तो उस पे जो आपको इनकम मिलती है वो तो टैक्स काटने के बाद ही मिलती है, जिसे आप TDS भी बोलते हैं। तो कैपिटल गेन्स में आता है आपका जितने भी आपकी कैपिटल्स है, स्टॉक प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज़, गोल्ड, कहाँ पे गया गोल्ड, ये रहा। तो इन सभी पे जो आपको टैक्स इनकी जो वैल्यू बनती है, मार्केट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होगा। इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि अगर किसी भी वैल्यू पे आप 1 टाइम टैक्स पे कर चुके हो, आपने टैक्स पे कर दिया है, तो आपको सेकंड टाइम उस पर टैक्स नहीं देना होगा। किसी भी आइटम पे एक बार ही टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स के स्लैब है 2019-20 का। तो ये हमने उठाया, ये रही वेबसाइट, यहाँ से उठाया। तो ये पुराने पिछले साल के स्लैब्स है और ये रिवाइज्ड, मतलब इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया था जो टैक्स लगता है वो स्लैब्स के अकॉर्डिंग लगता है इनकम। अगर किसी बंदे की इनकम 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से कम है, तो उस पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बंदा 2.5 लाख से ऊपर कमाता है लेकिन वो 5 लाख से नीचे कमाता है तो उस पर लगेगा 5% टैक्स, उसकी जो भी टोटल एनुअल इनकम होगी उस पर। तो अगर वो बंदा 5 लाख से भी ज़्यादा कमाता है लेकिन 7.5 लाख से कम, तो उस पर होगा 10%। ऐसा नहीं है कि सीधा 10% हो जाएगा, उसके जो अगर वो बंदा 6 लाख कमाता है तो 6 लाख इसमें से जो पहले 5 लाख माइनस 2.5 लाख
इक्वल टू 2.5 लाख, मतलब जो पहले 2.5 लाख हो गए उन पे 5% लगेगा, उसके बाद जो 1 लाख होगा उस पर 10% होगा। ऐसी जैसे इनकम बढ़ती जाएगी इन स्लैब्स में उनको डालने के बाद जो स्लैब उसमें आएगा तो उस पर वो टैक्स लगता जाएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है टैक्स फिल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। ये है वेबसाइट इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की। तो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया e-filing.gov.in। तो यहाँ पे आप जाके अपने आप, अगर रजिस्टर नहीं हो तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अगर अपना लॉगिन आईडी भूल चुके हो तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो अगर आप अपनी इनकम का रफ़ एस्टिमेट लेना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखिए, टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021 मीन्स के पिछले साल का जो टैक्स कैलकुलेशन है उसके लिए। अगर आप आधार लिंक करवाना चाहते हो, बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्टली फ़ाइल फिल करना चाहते हो यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन सेव करने की भी ऑप्शन आ जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप सेव कर सकते हैं। तो उसे अपने, अगर आपका आधार जैसे लिंक है, लिंक होने के बाद आप ऑनलाइन उसे सबमिट भी कर सकते हैं। तो वो CBDT को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी एज सेलेक्ट कीजिए, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई एग्जाम्पशन है तो उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कंपेयर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली थी, 20 लाख हमने एस्टिमेटेड इनकम ली, एज लेस दैन 60 ईयर्स, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए टैक्स के स्लैब जो होते हैं वो अलग से होते हैं। तो ऐसे हमारा जो एस्टिमेट बन के आया। इसके लिए और भी वेबसाइट्स हैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम कमेंट कीजिए, हम आपको ढूंढ के बता देंगे और लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उनसे भी आप टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये टैक्स का जो स्लैब है हर साल चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स। और आगे देखिए, आगे है इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है आप देते ज़रूर हो लेकिन आपको नहीं मालूम। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ख़रीदने वाले हो तो वो कोल्ड ड्रिंक की भी बोतल पे आपने टैक्स दिया है, उसमें टैक्स इंक्लूड है। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया जाता किसी भी पर्सन को। जैसे मैन्युफैक्चरर है, पहले इनडायरेक्ट टैक्स की बहुत सारी किस्में थी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। अभी इन सभी को ख़त्म करके एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है GST। 2000 किसमें किया था, 2007 में देखते हैं, 2017 सॉरी 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। तो इन सभी को एग्जिस्टिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सभी को हटा के गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सिर्फ एक बार लगता है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये इसके जो स्लैब्स हैं, कौन सी वैल्यूज़ किस टैक्स में आती हैं, जैसे इसमें स्लैब्स है 5%, 12%, 18%, 28%। यहाँ पे गुड्स एंड कमोडिटीज़ है और सर्विसेज है जो इनके अंडर आती है, जैसे वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर्स है, स्पाइसेस है, प्लास्टिक वेस्ट, ये भी 5% में है। और सर्विसेज कौन सी है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, टेक अवे फूड, रेस्टोरेंट्स, ये 5% में। जितनी भी आइटम लग्जरी होती जाएगी उसके जो स्लैब है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए सनस्क्रीन, सिनेमा, फूड, ड्रिंकिंग, AC, 5 स्टार होटल, ये सभी लग्जरी में आते हैं। तो इनको 28 में रखा है। तो जो नेसेसरी आइटम्स है वो 5% में रखी है। तो GST के लिए भी एक साइट है, तो वो भी देख लेते हैं। ये रही गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। तो यहाँ पे आप GST लॉ के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं कोई फॉर्म GST का वो कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं अंडर GST तो आप यहाँ पे टैक्स पेयर एज ए रजिस्टर हो सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। और आगे देखिए, यहाँ से आप अगर अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन सर्विस, पेमेंट और यूज़र सर्विसेज
के लिए करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले से पे कर दिया तो उसके लिए आप रिफ़ंड के लिए कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आने वाले समय में हम इसके टैक्स के रिगार्डिंग और भी वीडियो लेके आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।